आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 8 जिसमें हम सीखने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करना है, एक्सेप्शन टू यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बेसिक कंडीशंस, प्रॉपर्टी इनकम विच आर एग्जाम्प्ट, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी के इनकम जिस पे जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होता, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज के लेक्चर में हम ये पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 22 डिफाइंस द बेसिस ऑफ चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट स्टेट्स दैट annual value of property consisting of any building or lands appurtenant thereto of which the assessee is the owner shall be chargeable under the head income from house property. This is however not applicable to property occupied for the purpose of assessee's own business or profession. तो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर एसएससी खुद के बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो उसका जो रेंट इनकम आता है उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी नहीं पे करना है, बिकॉज उसका जो भी इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसका इनकम कैलकुलेट होने वाला है। एक्सेप्शंस टू यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, the owner should not use the property or any portion of such property for any business or profession carried on by him, profit of which is chargeable to tax। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो बिजनेस का प्रॉफिट ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कैलकुलेशन उसका हो जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगा जिसके लिए वो अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी, तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। Where the letting of house property is inseparable from letting of other assets. Basic conditions. In order to take any income under this head, the following basic conditions must be satisfied. जैसे definition थोड़ा difficult लग रहा होगा तो वहाँ पर उसके कंडीशंस क्या है, अगर ये हम याद रखेंगे तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले there must be property consisting of building or land appurtenant or adjacent to thereto। वहाँ पर जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। बिल्डिंग में भी एनी हैबिटेबल 4 wall स्ट्रक्चर कवर्ड बाय अ रूफ। इट इज इमटेरियल वेदर द बिल्डिंग इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल। अभी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल रहे चाहे कमर्शियल रहे, मैंने रेसिडेंट के लिए रेंट पे दिया है या कमर्शियल के लिए रेंट पे दिया है, जैसे कि हमने वेयरहाउस के लिए दे दिया है या ऑफिस के फैक्ट्री के लिए मैंने रेंट पे दे दिया है, वेडिंग हॉल के लिए दे दिया है, ऑडिटोरियम, बिजनेस सेंटर एट्सेट्रा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें जो रेंट आ रहा है उसमें कोई रह रहा है तो ही हमें उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना है। Land appurtenant means land connected or adjacent to the building. Some examples are open space, approach roads, courtyard, parking place, compound walls, etc. Compounds, courtyards, backyards, playgrounds, parking spaces, etc. The property must be owned by the SAC। मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर हमारा एसएससी होना चाहिए। इट इज ओनली द ओनर और डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब क्या होता है, तो ओनर मतलब जिसके हाथ में प्रॉपर्टी का जो है, जिसके नाम पे पूरा प्रॉपर्टी के पेपर्स है, और डीम्ड ओनर मतलब ये बंदा वो प्रॉपर्टी का ओनर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एसएससी ने अपने 18 साल से छोटे बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी रख दिया, तो 18 साल से छोटे बच्चे का तो प्रॉपर्टी नहीं हो सकता ना, तो उस केस में डीम्ड ओनर क्या होगा, एसएससी ही होगा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हु इज लायबल टू टैक्स ऑन इनकम अंडर दिस हेड। तो जो भी प्रॉपर्टी पे हम इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो ओनर का ही होना चाहिए या डीम्ड ओनर होना चाहिए। ओनर में बी एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। Any income from a house property which is not owned by the SEC will not be treated as income from house property, but as other income, and other provisions of the Income Tax Act will apply in this connection.
अगर कोई प्रॉपर्टी है लेकिन ओनर के नाम पे नहीं है और वहाँ से कुछ पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, लेकिन जो इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज हो जाएगा। दस, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस विल बी ईदर ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैंने क्या कर दिया है कि मैंने एग्रीमेंट पे 11 मंथ्स के लीज एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी ले लिया है और वही प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे दे रही हूँ। अभी ओनर तो मैं हूं नहीं, लेकिन रेंट कमा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। उस समय जो भी इनकम हो रहा है रेंट पे जब मैं दे रही हूँ, तो उस समय का इनकम मेरा हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। The assessee is required to be the owner in the previous year only. If the ownership of the property changes later, it is immaterial. The property should either be let out or used for own residence, but the property must not be used for the purpose of own business. The property या तो रेंट पे दिया हुआ है या तो खुद रह रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं चार्ज कर सकते। Plot of land is not chargeable to tax under this section unless it is appurtenant to a building. जैसे एक जमीन का कुछ हिस्सा है, ओके, तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेरी बिल्डिंग से अटैच है तो हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। इफ अ टेनेंट सबलेट्स द प्रॉपर्टी टू अनदर टेनेंट, then income cannot be taxed under income from house property since the assessee is not the owner of the property. तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक भाड़े पे लेके फिर भाड़े पे किसी और को दे दिया है, तो ऐसे केस में क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ तो मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है उसका टैक्स पे नहीं करूँगी, लेकिन अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा है तो उस समय मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेरा इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इनकम विच आर एग्जम्प्ट, तो ऐसे कौन से इनकम है प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो एग्जम्प्ट है। तो फर्स्ट है पैलेस ऑफ एक्स रूलर। जैसे पहले पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, उनके पैलेसेस हैं, तो अगर वो पैलेस ऐसा ही है और जैसे कि पैलेस है लेकिन उसको होटल नहीं बनाया, सिर्फ पैलेस है, तो जो पैलेसेस होते हैं ना उस पर प्रॉपर्टी चार्ज। लेकिन अगर पैलेस को होटल बना दिया है, होटल बन गया है और उससे पैसा कमा रहे, तो उस समय उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। फार्म हाउस, अगर फार्म हाउस है तो फार्म हाउस तो जब रहना है तब हम रहते हैं जाके, तो फार्म हाउस पे जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज नहीं किया जाता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में मैं रह रही हूँ तो उस प्रॉपर्टी पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया है, जैसे एनजीओ चला रही तो उस समय नहीं पे करना है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का है अगर प्रॉपर्टी या ट्रेड यूनियन का है तो ऐसे प्रॉपर्टी पे जो है प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज नहीं होता। और हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमने पहले भी देख लिया। तो ये सारे इनकम्स थे जिसके ऊपर जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज नहीं किया जाता। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है हमारा उसका एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एनुअल वैल्यू सालाना वैल्यू, एक साल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनुअल वैल्यू, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, दैट इज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। जैसे कि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इतना इतना तो भी रेंट आना चाहिए, इतना तो भी एनुअल इनकम होना चाहिए, दैट विल बी एनुअल वैल्यू। इट इज कैलकुलेटेड हैविंग रिगार्ड टू फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू। तो ये जो फेयर रेंट होता है और म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू होता है इस पे डिपेंड करता है कि एनुअल वैल्यू कितना कैलकुलेट होगा। फेयर रेंट कैन बी असरटेन्ड बाय कंसिडरिंग लोकेलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। फेयर रेंट क्या होता है, इसके हम बोलेंगे लगभग रेंट, उसका लगभग रेंट इतना होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। तो वो किस पे डिपेंड करता है, लोकेलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, कैसे एरिया में वो प्रॉपर्टी है। रेंट पेएबल फॉर सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी के पास अगर दूसरा वैसा ही घर है तो उसका रेंट कितना हो रहा है, कितना पे हो रहा है। इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल, द स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल।
Municipal rateable value is determined by local authorities for the purpose of charging local taxes. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज होता है, लोकल अथॉरिटी चार्ज करता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो म्यूनिसिपल वैल्यू रहता है उसका, जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी हमारी डिसाइड करती है और उसके ऊपर वो लोग चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो वो समय क्या हो जाता है, वो जो वैल्यू होता है वो हो जाता है म्यूनिसिपल रेट, या उसको म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेट इज द रेंट दैट इज फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। तब यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें याद रखना है कि फेयर रेंट क्या होता है, म्यूनिसिपल रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो डिसाइड करता है, वो होता है स्टैंडर्ड रेट। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन इज टेकन एज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा हमारा RLV, जिसको रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कहा जाता है। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो कैलकुलेशन करते समय हमें 3 पॉइंट याद रखना है, हाई, लो, हाई। ये 3 पॉइंट अगर याद रह जाएंगे ना हमें, तो हम इजीली एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमें देखना है कि फेयर रेंट मीन्स फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू कितना है और मार्केट वैल्यू कितना है, दोनों में से जो भी हाई रहेगा वो हो जाएगा हमारा मेन। अब जो भी मेरा वैल्यू आ गया, उस वैल्यू का कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू और उस वैल्यू के कंपैरिजन में जो भी लो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा RLV। जो भी हमारा RLV आ गया है, RLV को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल हम लोग उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना ले रहे हैं, तो एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करेंगे, तो जो भी दोनों में से हाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हाई, लो, हाई। फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू से दोनों में से जो बड़ा है, फिर जो भी वैल्यू आया उसमें और स्टैंडर्ड वैल्यू में दोनों में से जो भी छोटा है तो RLV मिलेगा। RLV और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी बड़ा है तो मिल जाएगा हमें एनुअल वैल्यू। इसका जब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। अगर मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो उसका इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें देखना है एनुअल वैल्यू कितना है। तो एनुअल वैल्यू कैसे चेक करते हैं वो हमने अभी देख लिया। एनुअल में से हमें अनरियलाइज्ड अगर रेंट है, उस अनरियलाइज्ड रेंट को जो है ना माइनस करना है और हमें मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर अनरियलाइज रेंट नहीं है तो जो हमारा एनुअल वैल्यू हो गया दैट विल बी अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमें म्यूनिसिपलिटी टैक्स, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं विच इज पेड बाय द ओनर, अगर ओनर टैक्स पे कर रहा है प्रीवियस ईयर में तो वही टैक्स जो है वो लेस होगा। अगर टेनेंट भर रहा है टैक्स तो वो लेस नहीं कर सकते। तब यहाँ पर हमें GAV से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर लेस करना है तो हमें मिल जाएगा NAV, जिसको कहा जाता है नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू जो आता है उसमें से 2 डिडक्शन होते हैं अंडर सेक्शन 24। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी आप बोलोगे कि मैंने प्रॉपर्टी पे ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, फ्लोरिंग खराब हो गया था तो फ्लोरिंग पे खर्चा किया मैंने, वॉल पे खर्चा किया है, तो इतना खर्चा भी तो हुआ है ना मेरा प्रॉपर्टी पे। अगर इतना रेंट में कमा रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मैंने खर्चा भी किया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपने जितना भी खर्चा किया है वो सब छोड़ दो, आपको 30% NAV मिलेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी आपका NAV आता है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। प्लस अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए कुछ लोन लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट जो है, जो भी आपने लोन का इंटरेस्ट भरा है, तो प्रीवियस ईयर का भी पूरा इंटरेस्ट प्लस उसके 5 साल का अगर पहले का इंटरेस्ट है तो उसके 5 साल का इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड बाय 5, तो उसका एक हिस्सा भी आप माइनस कर सकते हो। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट के भी 2 इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर सकते हैं और जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि जितना हमारा एनुअल वैल्यू उतने पूरे अमाउंट पर ही हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है। हमने अगर वो प्रॉपर्टी पे म्यूनिसिपल टैक्सेस भरा है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करो, अगर ओनर ने भरा है तो, अगर टेनेंट ने भरा है तो माइनस नहीं कर सकते। जो भी NAV आ जाएगा उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करो। अगर आपने प्रॉपर्टी के पीछे खर्चा किया है तो भी करो, नहीं किया है तो भी आप माइनस कर दो। और जो भी इंटरेस्ट है
वो इंटरेस्ट भी माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। केस स्टडी 1 देखते हैं। Mr. Ajay, the proprietor of Mrs. Akruti Builders, owns the house of 6 residential flats. 6 residential flats है उनके। Details of which are as follows. Determine the gross annual value for the assessment year 21-22. 6 घर है उनके पास, जिसका हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है और एक्चुअल रेंट दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो हाई है वो देखेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, दोनों में से जो लो है वो देखेंगे। फिर जो भी लोअर वैल्यू आ गया, मीन्स जो भी आरएलवी आ गया, उसमें से एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो हाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू, मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने देखते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 का देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 का फेयर रेंट मतलब फेयर वैल्यू है 24,000 और मार्केट वैल्यू है 20। दोनों में से हाई क्या है, दोनों में से हाई है 24,000। इस 24,000 को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारा, लो है स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ 18,000 है। तो लोएस्ट वैल्यू, सॉरी अभी स्टैंडर्ड वैल्यू एक देखना पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है हमारी प्रॉपर्टी का। स्टैंडर्ड वैल्यू NA दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर NA दिया हुआ है तो जो 24,000 है वही आ जाएगा। उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 18,000। तो दोनों में से जो हाईएस्ट है वो हो जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू। तो मेरा प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कितना हो गया, 24,000। तो जिस तरह हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का निकाला, सिमिलरली अपने को बाकी की सारी प्रॉपर्टीज का GAV कैलकुलेट करना है। तो अदर प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पर करके देखा है हमने। हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर जो भी वैल्यू आ गया उसको स्टैंडर्ड रेंट से जो है वो कंपेयर किया तो लोएस्ट आ गया। फिर लोएस्ट जो आया उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया, फिर दोनों में से जो हाईएस्ट है वो हो जाएगा हमारा GAV। Case study 2. Mr. Ankush, the proprietor of Mrs. Akar Associates, owns 4 houses let to different tenants. तो उन्होंने सारे जितने भी घर है उनके वो अलग अलग टेनेंट्स को दिया है रेंट पे। Details of which are as follows. Determine the annual value of each house for the assessment year 21-22. अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्चुअल रेंट पर मंथ और मंथ्स लेट आउट। यहाँ पर दिया है कि वो प्रॉपर्टी कितने महीने के जो है वो रेंट पर थे, और फिर दिया है मंथ वैकेंट, तो प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए वैकेंट थी। तो अगर मुझे एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है तो अगर मेरा प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए ही जो है वो भाड़े पर था, तो वो समय हमें एक्चुअल रेंट अगर एनुअल देखना है तो कितना मिलेगा एनुअल, तो 12,000 इंटू 11 करना पड़ेगा, तो अपने को उसका एनुअल वैल्यू मिलेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी मेरा 9 महीने के लिए ही जो है वो रेंट पे था तो 12,000 इंटू 9 करूंगी तो मुझे एक्चुअल रेंट का एनुअल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 3 महीना यहाँ पर वैकेंट है और यहाँ पर 1 मंथ वैकेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, हाउस 1 is entirely let out property. Its reasonable lettable value is the standard rent of 1,20,000. Since the RLV cannot exceed standard rent, the actual rent is 144. Actual rent कितना है, 1,44,000. 12,000 rent into 12 months. The annual value is the value of AR rupees 1,44,000, which is higher than the RLV of 1,20,000. तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 144, बिकॉज वो हायर है। हाउस 2 इज एंटायरली लेट आउट, ये भी पूरे साल के लिए जो है वो लेट आउट है, इसीलिए फेयर रेंट के और जो भी हायर रहेगा वो हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का GAV। हाउस 3 इज लेट आउट प्रॉपर्टी विच वॉज वैकेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वैकेंट है तो उसको VLOP कहा जाता है। इट्स रीजनेबल लेटेबल वैल्यू इज द फेयर रेंट ऑफ 1,10,000, तो उसका जो भी RLV आएगा वो उसका फेयर रेंट आएगा। द एक्चुअल रेंट इज 132 क्यों, 12,000 इंटू 11 मंथ्स के लिए ही वो प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट था। द एनुअल वैल्यू इज द AR ऑफ 132 विच इज हायर देन द RLV 1,10,000।
the actual rent is, it should be noted, is higher than the RLV in spite of the vacancy, and hence it is to be taken as the annual value. क्योंकि वैकेंट था वो, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, एक्चुअल रेंट को ही उसका एनुअल वैल्यू ले लेंगे. House 4 is let out property which was vacant for some time during the previous year. Its reasonable lettable value is the standard rent of 1,20,000. एक्चुअल रेंट है 1,08,000 क्योंकि 9 महीने के लिए ही वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई किया था, दिया था. द AR ऑफ 1,08,000 इज लोअर देन RLV. अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जो भी हमारा RLV 1,20,000 है, एक्चुअल रेंट उससे छोटा हो गया ड्यू टू लॉस ऑफ 36,000 कॉज्ड बाय वैकेंसी, एंड हेंस इट इज टेकन एज द एनुअल वैल्यू. तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों का हायर लेंगे. स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे, दोनों का लोअर लेंगे. और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके यहां से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का हायर लेंगे. लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस केस में हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो यहाँ पर एक्चुअल रेंट कम है और RLV हमारा ज्यादा है, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर्टी वैकेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा एक्चुअल रेंट है उसी को ही GAV लेना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर लॉस हो जाएगा ना हमारा, इसलिए. केस स्टडी 3. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ अ बंगलो कंस्ट्रक्टेड इन 2011 is 24,000 and rent realized is 21,000. म्युनिसिपल टैक्सेस बोन बाय द ओनर आर 4,000, मतलब ओनर ने म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 पे किया है, तो जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर पे करता है उसको एनुअल वैल्यू में से लेस करना पड़ता है. कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 2,000, कलेक्शन चार्जेस 1,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, ग्राउंड रेंट 5,000, ground rent due is 5,000, annual charge secured against the property rupees 2,000. determine the income from house property. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 24,000 बंगले का वैल्यू है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो वही हो जाएगा RLV. उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी हाई है वो हो जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू में से हमें लेस करना पड़ेगा हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. तो अभी ये अनरियलाइज रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, सारा हमें लेस करना पड़ेगा. तो एनुअल वैल्यू हो गया मेरा 24,000. उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा, तो आ गया 20,000. उसमें से मैंने बताया है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करना ही है, तो 20,000 का 30% हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 6,000. लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स नहीं आएगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा हो गया 14,000. Different categories of property. The annual value has to be determined for different categories of properties. These are house property which is let out throughout the previous year. House property जो previous year में पूरे साल के लिए मैंने जो रेंट पे दे दिया है वो हो जाता है. Second है house property which is let out and was vacant during whole or any part of previous year. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा अभी, ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैंने लेट आउट दिया, रेंट पे दिया है, लेकिन कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए वो खाली था, इट वॉज वेकेंट, वो हो जाएगा. थर्ड केस है हाउस प्रॉपर्टी विच इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसको कुछ महीनों के लिए हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, खुद के रहने के लिए यूज किया है, और कुछ महीनों के लिए हमने वो प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है. और एक केस होता है हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस और कुड नॉट एक्चुअली बी सेल्फ ऑक्यूपाइड ओविंग टू एम्प्लॉयमेंट इन एनी अनदर प्लेस. सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई और घर में हम रह रहे, तो वहां पर कैसे उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट केस तो हमने देख लिया, अगर लेट आउट है तो क्या करना है, लेकिन अगर वैकेंट है कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए वैकेंट है, तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है एक, जो भी एक्चुअल रेंट रहता है वही हो जाता है हमारा GAV. ग्रॉस एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट and was vacant for part of the year and the actual rent received or receivable is more than the reasonable expected rent in spite of vacancy period. तो अगर हमारा RLV ज्यादा है, एक्चुअल रेंट अगर हमारा ज्यादा है RLV से, तो the sum for which property might reasonably be expected to be let from the year to year or
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर, तो दोनों में से जो हायर रहेगा वो हो जाएगा हमारा GAV. Gross annual value where the property is let and was vacant for the whole or part of the year and the actual rent received or receivable owing to such property is less than the expected rent. तो expected rent से अगर actual rent कम है तो the annual value of the property shall be determined in the situation if all the following three conditions are satisfied. तो उसमें कौन से 3 conditions satisfy होने चाहिए? तो मोस्ट प्रोबेबली सारे केसेस में जो है वो प्रॉपर्टी एक्चुअल रेंट ज्यादा ही रहता है. हाउस प्रॉपर्टी विच इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड. अगर कुछ महीनों के लिए मैंने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है कि मैं खुद यूज कर रही हूँ और कुछ महीने के लिए मैंने लेट आउट कर दिया है, रेंट पे दे दिया है. Where a house property is part of the year let and part of the year occupied for own residence, its annual value shall be determined as per the provisions related to let out property. In case the period of occupation of property for own residence shall be irrelevant and the annual value of such property shall be determined as if it is let. Hence, the expected rent shall be taken for full year, but the actual rent received shall be taken only for the period लेट. तो एक्सपेक्टेड रेंट जो रहता है वो तो पूरे साल के लिए ही होगा, लेकिन उसका एक्चुअल रेंट जितने महीने के लिए हमने दिया है रेंट पे उतना ही रहेगा. हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पज और कुड नॉट एक्चुअली बी सेल्फ ऑक्यूपाइड ओविंग टू एम्प्लॉयमेंट इन एनी अदर प्लेस. कहीं और काम कर रहे हैं तो वहां पर रहना पड़ रहा है, यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में. where the annual value of such house shall be nil. That the property consists of a house or a part of a house which is in the occupation of the owner for the purpose of his own residence and no other benefit is derived therefrom, or cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to his employment, business or profession carried on at any other place, he has to reside at that place in a building not belonging to him. The annual value of such a house or shall be taken as nil. अगर वो घर में वो नहीं भी रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं और रहना पड़ रहा है, तो अगर उसने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया है, रेंट पर नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा कि उसका जो भी एनुअल वैल्यू रहेगा वो नील ही रहेगा, बिकॉज वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन वो वहां पर नहीं रह रहा है. तो आज के लेक्चर में हमने हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम